Hello everyone, welcome to समता एजुकेशन ट्रस्ट. दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, मतलब सिनोनिम एंड एंटोनिम का. सो एज पर द डायरेक्शन, choose the word which is most similar in meaning to the word printed in bold below. So यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एंड इस वर्ड का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब कि इस वर्ड का आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है. आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है. इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग बिल्कुल इस वर्ड के मीनिंग से सिमिलर होगा, मतलब इसका सिनोनिम होगा. एंड मैं हमेशा जैसे कि कहती हूँ कि जितना भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड, ये सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम ही आते हैं, जिसका मतलब होता है मिलता जुलता मीनिंग. एग्जैक्ट मीनिंग आपको कोई भी किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको उसका मिलता जुलता मीनिंग या मिलता जुलता अपोजिट ही बताना होता है. एंड यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे हो, आपके लिए टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने की. जिन स्टूडेंट्स का 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है तो टाइमर खत्म होने के बाद भी 1 मिनट का टाइम और दिया जाता है ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाए. शुरू करते हैं आज का सेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up guys, 1 more minute. So let's check. आपको यहाँ पर बताना था इस वर्ड का सिनोनिम. एंड कॉन्स्टर्नेशन, जिसका मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे. हिंदी में जैसे कह सकते हैं हम इसे बेचैनी. होता है ना कि कुछ कोई चीज ऐसी फीलिंग जो हमें एंजाइटी, मतलब जिससे हमें एंजाइटी हो, हमें चिंता हो जाए, घबराहट होने लगे, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन, है ना. यहाँ पर ये कॉन्स्टर्नेशन क्या होगा, नाउन हो जाएगा. एंड टिपिकली ऐसी कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड थी, लाइफ में ऐसी कोई चीज इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, उससे हम एकदम शॉक हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन. देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है रिग्रेट. रिग्रेट मतलब क्या होता है, सैड फील करना, टू फील सैड. या जिसे हम कह सकते हैं रिपेंट करना. रिपेंट मतलब क्या होता है, पछतावा या खेद प्रकट करना होता है ना, कोई गलती हो गई या कोई अपने कुछ गुनाह हो गया, फिर रिग्रेट फील करते हैं, किसी को कुछ बोल दिया गलत, या रिपेंट, या इसे हम कह सकते हैं रिमोर्स. यहाँ पर देखिए, रिग्रेट के लिए आप रिपेंट या रिमोर्स या रिपेंटेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है खेद प्रकट करना या पछतावा. ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, जिसे चिंता हम कह सकते हैं, या बेचैनी या घबराहट कह सकते हैं. यस, डिस्मे. डिस्मे सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है डिस्मे. डिस्मे का मीनिंग ही होता है डिस्ट्रेस, जिसे हम कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, या इसे आप फियर भी कह सकते हैं, या शॉक भी कह सकते हैं. ऐसी कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो गई है, कोई गलत चीज हो गई है एंड उससे हम एकदम डर जाते हैं या शॉक हो जाते हैं, उसे हम डिस्मे कहते हैं. यस, ये डिस्मे इसका बिल्कुल सिनोनिम होगा. देन नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंस. एलिगेंस तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, जिसका मतलब होता है स्टाइलिश, है ना. एलिगेंट कहते हैं ना, एलिगेंस तो नाउन हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या आएगा, एलिगेंट. एलिगेंट पर्सन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश होता है एंड ग्रेसफुल होता है, या जिसे हम कह सकते हैं जिसका टेस्ट काफी अच्छा होता है, मतलब कि जिसकी चॉइस काफी अच्छी होती है, या हम जिसे ग्रेसफुल कह सकते हैं, या जिसे ब्यूटी भी कह सकते हैं आप इस एलिगेंस वर्ड के लिए. ये सारे स्टाइलिश, ग्रेसफुल, टेस्ट या ब्यूटी, ये सारे आप इस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेड। अब देखिए इस वर्ड को डी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना, है ना। एंड ग्रेड, किसी चीज के अगर ग्रेड्स को आप डी कर दोगे मतलब कम कर दोगे, मतलब उस चीज की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, रिड्यूस करना। तो किसी चीज के ग्रेड को अगर डी कर दोगे, डी मतलब होता है कम कर देना। सो डिग्रेड करना मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को कम कर देना, या किसी चीज की क्वालिटी को रिड्यूस कर देना। सो इसका होगा रिड्यूस क्वालिटी, जिसे हम कह सकते हैं किसी भी चीज की क्वालिटी को आप रिड्यूस कर रहे हो या डिबेस कर रहे हो, सॉरी डिबेस। डिबेस बेस है अगर किसी चीज का, उस बेस को ही कम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिबेस मतलब कि डिग्रेड, है ना। ग्रेड को कम करना, बेस को कम करना मतलब कि किसी चीज की क्वालिटी को कम करना, जिसे हम डिमीन भी कहते हैं, या आप जिसे चीपन भी कह सकते हैं। चीप वर्ड से आया है चीपन। तो यहाँ पर हमने देखा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिसमे, एंड बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, and your time starts now. Time up, guys. लेट्स चेक गाइस, आई होप सभी का आंसर आ चुका होगा, एंड नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड ये जितने भी वर्ड्स है गाइस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। सो शुरू करते हैं। एक्सकल्पेट, एंड एक्सकल्पेट का आपको यहाँ पर भी सिनोनिम बताना था, जैसे कि यहाँ पर देखिए डायरेक्शन में 1 से 2, मतलब जो 2 क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन पर ही बेस्ड है। सो सिमिलर वर्ड बताना है, एक हमने सॉल्व किया, ये सेकंड वर्ड है यहाँ पर एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम ब्लेम, किसी को किसी ब्लेम से रिमूव करना। ब्लेम मतलब क्या होता है, इल्जाम लगाना, किसी पर हमने कोई इल्जाम लगाया है, या पुलिस ने या किसी ने भी इल्जाम लगाया है, तो उस इल्जाम से उसे रिमूव कर देना, उसे हम कहते हैं एक्सकल्पेट, है ना। या जिसे हम कह सकते हैं एक्सोनरेट, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है एक्सोनरेट। एंड ये जो वर्ड है ना एक्सोनरेट, ये काफी फॉर्मल वर्ड है, मतलब कि न्यूज़पेपर या इस तरीके से आपको ये वर्ड मिलता है। सो एक्सोनरेट इसे हम कह सकते हैं, या इसे हम क्लियर भी कह सकते हैं, कि जो भी ब्लेम था, किसी पर लगाया गया था इल्जाम, उसे हमने क्लियर कर दिया, मतलब अब वो इल्जाम उस पर नहीं है। सो फर्स्ट वर्ड देखेंगे सजेक्टिव। सडेक्टिव वर्ड आया कहाँ से, सडेक्टिव वर्ड आया है सेड्यूस से, ये जिसे हम सडक्शन कहते हैं। सेड्यूस करना मतलब होता है कि अट्रैक्ट करना, है ना। सो सडेक्टिव का मतलब होता है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, या जिसे हम कह सकते हैं एंड अट्रैक्टिव। सो टेम्पटिंग या अट्रैक्टिव जो होता है, जिसे आप लुभावना कह सकते हैं, मोहक कह सकते हैं, जो हमें अट्रैक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं यहाँ पर सजेक्टिव। इसके लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड है एंटाइसिंग। एंड ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्जाम के लिए। एंड और एक वर्ड होता है एल्यूरिंग। सो एल्योर, एंटाइज, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, सेडक्ट या सेड्यूस, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे सेडक्टिव के, या ये वर्ड्स इसके सिनोनिम है, वैसी वैसा। सो नेक्स्ट जो वर्ड है, सो ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो होता है अट्रैक्ट करना, एंड यहाँ पर एक्सकल्पेट मतलब होता है किसी को किसी इल्जाम से बिल्कुल मुक्त कर देना, फ्री कर देना। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्विट। एंड एक्विट का मतलब होता है एब्जॉल्व कर देना। एब्जॉल्व का मतलब ही होता है फ्री कर देना, या जिसे हम एक्सकल्पेट भी कह सकते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यही है एक्विट, या जिसे हम कह सकते हैं रिलीज कर देना, है ना, किसी को फ्री कर देना, किसी को मुक्त कर देना किसी इल्जाम से। सो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 एक्विट, क्योंकि एक्सकल्पेट का मतलब ही होता है यहाँ पर एक्विट। थर्ड है अर्जेंट। अर्जेंट तो सभी को पता है, बहुत अर्जेंसी में ही रहते हैं हम लोग हमेशा।
सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। फेमिलियर, फेमिलियर मतलब क्या होता है, जो हमारे पहचान का है, जो हमारे पहचान का काफ़ी क्लोज है, हमारे पहचान वाले हैं, या हमसे जो वेल नोन है, जिनको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जिन चीज़ों को, कोई सिचुएशन को, या सारी पर्सन की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, जो हमसे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेमिलियर, कि जिसको हम बहुत अच्छे से जानते या पहचानते होंगे। सो यहाँ पर ये वर्ड भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 2 हियर, 2 हियर। एक्सकल्पेट, ओके, जिसका मतलब होता है एक्सोनरेट, इसे भी अच्छे से याद रखना है, एंड जिसका सिनोनिम होगा यहाँ पर एक्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट गाइस, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन अब चेंज है। यहाँ पर हमें अब यहाँ बताना है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। मतलब ये जो स्करी वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। सो लेट्स चेक। सो आपको बताना था इस वर्ड का अपोजिट, मतलब कि एंटोनिम यहाँ पर बताना था। सो बात करें इस वर्ड स्करी की, जिसका मतलब होता है कोई पर्सन या कोई स्मॉल छोटा एनिमल जो बहुत ही हरीडली, मतलब जल्दबाजी में मूव करता है, विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स में, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं जो स्टेप्स में चलते हैं, जैसे कि रैबिट कह सकते हैं हम। सो उसे कहते हैं हम स्करी। सो इसका मतलब होता है मूव हरीडली, मतलब काफी जल्दी में, जल्दबाजी में मूव करना, विथ शॉर्ट शॉर्ट क्विक स्टेप्स ही स्टेप्स हम इसे कह सकते हैं, विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स। सो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, मतलब धीरे नहीं, हरीडली मूव करना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। सो स्करी। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर ये सेशन को देख रहे हैं सारे कैसे क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। सो इसे तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है हरीडली, काफी जल्दबाजी में मूव करना। स्ट्रॉल, यस, एंड स्ट्रॉल ये हमारा सही आंसर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉल का मतलब होता है एम्बल। अब एम्बल भी नहीं पता तो एम्बल का मतलब होता है वॉक इन अ लेजरली वे। वॉक इन अ लेजरली वे। लेजरली मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, खाना खाने के बाद हम टहलने निकलते हैं 5-10 मिनट के लिए, है ना, ये जितनी भी देर के लिए। सो ये जो टहलना होता है, लेजर वे में आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कहीं काम पे जाने की जल्दी नहीं है, या कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बिल्कुल लेजर तरीके से आराम से चलना, टहलना, उसे हम कहते हैं एम्बल, एंड उसे ही कहा जाता है स्ट्रॉल। एंड ये जो स्ट्रॉल है काफी फॉर्मल वर्ड है इस टहलने वर्ड के लिए। टहलना समझ गए होंगे आई होप। सो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एम्बल या स्टॉल का मतलब ही होता है स्लोली वॉक करना, आराम से लेजरली तरीके से, बिल्कुल हाथ हिलाते हुए, धीरे धीरे, होता है ना, मजे में घूम रहे हैं, लेजरली वे में, है ना, मजे में आराम से घूम रहे हैं, उसे कहते हैं स्ट्रॉल। सो नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। एंड इंजीनियस जिसका मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं सिंपल, काफी ऐसा इंसान जो बहुत ही सिंपल हो, जो काफी सिंसियर हो, या जिसे काफी इजी हो, मतलब कि उसे समझना, उसकी सारी चीजें काफी सिंसियर होता है, जो बिल्कुल सरल तरीके का इंसान होता है, या जो निष्कपट होता है, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंजीनियस। एंड इंजीनियस है ये, एंड यहाँ पर आई भी अगर लग जाए, एन आई,
तब भी जो मीनिंग होगा ये बिल्कुल सेम होगा यहाँ पर। तो इंजीनियस कहे या इंजीनियस भी कहोगे तब भी जिसका मतलब होता है सिंपल, सिंसियर, इजी, जिसे हम कह सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब कि उसके मन में कुछ नहीं होता है, सीधे जो भी बात है बोल देगा सिंपल तरीके से बिल्कुल, उसे हम कहते हैं उस पर्सन को इंजीनियस, जिसे हम बिल्कुल क्या कहते हैं, निष्कपट या सरल इंसान। एंड वाइज, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ये तो आप सभी को पता ही है। सो ये सारे वर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रॉल, क्योंकि स्करी मतलब हरीडली मूव करना, स्ट्रॉल मतलब बिल्कुल लेजरली वे में चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर देखिए, इस फॉरवर्ड वर्ड का आपको बताना है अपोजिट। सो शुरू करते हैं टाइमर को भी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, 1 more minute। सो लेट्स चेक। एंड ये काफी इजी वर्ड है, काफी बार आपने सुना होगा, इसे देखा भी होगा पैसेजेस में, क्वेश्चंस में। सो बात करें इस वर्ड फर्वर की, जिसका मतलब होता है इंटेंस, मतलब कि काफी घना, काफी डीप, इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग। काफी इंटेंस, काफी घनी, काफी डीप एंड पैशनेट फीलिंग। काफी पैशन होता है ना, कोई कोई इंसान होते हैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ईगर होते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट होता है उन्हें। या कोई कोई इंसान कहता है ना कि यस मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एंड काफी बहुत ही पैशनेट होता है अपने एम टुवर्ड्स हिज एम, या उसका जो भी एम्बिशन है लाइफ में, उसे हम कहते हैं फर्वर, है ना। इंटेंस फीलिंग, पैशनेट फीलिंग जिसे आप कह सकते हैं, या जिसे आप इसे कह सकते हैं जील या ईगरनेस, या आप कह सकते हैं इसे वीगर, है ना। वीगर मतलब भी होता है पैशनेट फीलिंग या जील जिसे कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं आर्डर। एंड ये वर्ड भी काफी क्लोज टेस्ट में काफी बार देखने को मिलता है, आर्डर, है ना, जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश। कोई कोई इंसान होता है ना बहुत जोशीले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, है ना, ईगर, या उन्हें हम कहते हैं फर्वर, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। एंड डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, एक कोई डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, है ना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, झगड़ा लड़ाई जो चल रही है, या डिबेट चल रही है, वाद विवाद चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उसे हम डिस्प्यूट कहते हैं। डिस्प्यूट मतलब आप कह सकते हैं जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है या वाद विवाद जो चल रहा है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर डिस्प्यूट। डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट जो चल रही है उसे हम कहते हैं डिस्प्यूट। सो स्क्वेबल। एंड नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेबल, जिसका मतलब होता है अ नॉइजी स्क्वेरल, सॉरी स्क्वेरल नहीं, स्क्वेरल तो एनिमल होता है, क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा या लड़ाई। एक नॉइजी क्वेरल मतलब काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जो आर्ग्यूमेंट की जाती है, इसे हम आर्ग्यू भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वेबल। नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। एंड एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। कोई कुछ कुछ पर्सन होते हैं किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना खाने में, ना किसी भी चीज में, ना कोई किसी काम करने में, बिल्कुल उनमें एनर्जी ही नहीं होती, बिल्कुल उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ जिसे हम कह सकते हैं एंथुजियाज्म होता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। लैक ऑफ आप इसे कंसर्न भी कह सकते हैं। कंसर्न मतलब किसी चीज से रिलेटेड कोई चिंता या कोई कंसर्न कुछ भी नहीं होता है, कोई लेना देना ही नहीं होता है। सॉरी गाइज। सो एपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म या कंसर्न। एंड लास्ट वर्ड है रोविंग। रोविंग का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसे हम कहते हैं रोविंग। ओके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहे, फिर वहां से कहीं और, फिर वहां से कोई और प्लेस में, इसे हम कहते हैं रोविंग। सो फर्वर का मतलब होता है काफी इंटेंस या पैशनेट फीलिंग। एंड एपैथी मतलब होता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, कोई चिंता ही नहीं है। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एपैथी। सो फर्वर का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा एपैथी, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन व्हिच वन पार्ट इज गिवन इन बोल्ड, दैट पार्ट इज गिवन इन बोल्ड may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the four given option which can replace the bold to make the sentence grammatically correct. मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट का, एंड इफ द पार्ट गिवन इन बोल्ड ऑलरेडी करेक्ट, अगर सही है जो बोल्ड में दिया गया है, देन हमें चूज करना है ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर, मतलब एज हमारा आंसर. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. So the UK announced on Monday a fresh lockdown in London and southeast England, which was expected to be enforced till mid-February. So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये हाईलाइटेड दिया गया है, एंड आपको बताना है क्या कि इस क्वेश्चन के इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ये हाईलाइटेड पार्ट सही है या गलत. अगर ये हाईलाइटेड पार्ट बिल्कुल सही है तब आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. एंड अगर ये सही नहीं है तब आपका आंसर होगा इनमें से कोई ऑप्शन. सो शुरू करते हैं यहाँ पर टाइमर को भी, एंड आपके पास 1 मिनट का टाइम है. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो लेट्स चेक. अब यहाँ पर बात करेंगे, यूके ने अनाउंस किया था मंडे को एक फ्रेश लॉकडाउन इन लंदन एंड कहाँ पर साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी इन फोर्स, की जो एक्सपेक्ट किया गया था कि वो फोर्स में होगा. इन फोर्स मतलब क्या होता है, वो ऑपरेटिव रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा कब तक, टिल मिड फेब्रुअरी तक. अब यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मंडे को अनाउंस किया है, मतलब अभी अभी की बात की जा रही कि इस मंडे को अनाउंस किया है. एक फ्रेश लॉकडाउन जो लगेगा, है ना. अब ये लॉकडाउन लग चुका है क्या, नहीं, लगाने की बात की जा रही है. सो लंदन में एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड में विच वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज तो होगा ही नहीं, इस आएगा यहाँ पर, कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिड फेब्रुअरी तक क्या रहेगा, फोर्स में रहेगा. इन फोर्स मतलब कि कंटिन्यू रहेगा या ऑपरेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो लॉकडाउन लगने का है, बात तो फ्यूचर की जा रही है, इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है. तो यहाँ पर ये पास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, जिस एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये कब तक यहाँ पर फोर्स में रहेगा, मिड फेब्रुअरी तक. सो यहाँ पर देखते हैं जो गिवन यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन है ये बिल्कुल गलत है. सो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. फर्स्ट है विच इज एक्सपेक्ट, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाता है. विच इज एक्सपेक्टेड ये तो बिल्कुल सही है. टू बी इन फोर्स, टू बी इन फोर्स यहाँ तक तो सही है. अंटिल, अंटिल नहीं आएगा, यहाँ पर टिल आएगा. मिड फेब्रुअरी तक की बात की जा रही है, सो ये ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है. विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन फोर्स टिल मिड फेब्रुअरी, एंड यस यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखाई दे रहा है, सो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा. विच इज एक्सपेक्टेड बीइंग, बीइंग ये बी वर्ब जो होता है इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, एंड जब कोई कंटिन्यूअस होने की बात की जाती है किसी चीज की तब की जाती है. सो यहाँ पर ये बीइंग जो होगा ये भी गलत है, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check.
द न्यू वेरिएंट अपीयर टू अफेक्ट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर 20 ईयर्स। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब होता है वेरिएशन, किसी भी चीज का वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कोई चीज है एंड उससे स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कोई दूसरी चीज है तो उसे कहते हैं उस पहली वाली चीज का वेरिएशन, मतलब स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट। सो ये जो नया वेरिएंट है अपीयर, अब देखिए यहाँ पर वेरिएंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, इस वर्ब यहाँ पर इस वर्ब को भी हमें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है, तो ये अपीयर्स हो जाएगा। वेरिएंट सिंगुलर है, सो इसकी जो वर्ब होगी, क्योंकि ये अपीयर जो वर्ब है ये सब्जेक्ट मतलब कि इस वेरिएंट के लिए ही यूज की गई है, सो इट शुड बी अपीयर्स। द न्यू वेरिएंट अपीयर्स टू अफेक्ट, कि ये अफेक्ट करेगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल अंडर 20। मतलब हमने देखा कि ये तो बाकी पार्ट सही है, लेकिन यहाँ पर ये अपीयर्स होना चाहिए, इस वजह से ये एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट देखते हैं, अपीयर्स टू इफेक्ट, इफेक्ट नहीं होता है, अफेक्ट होगा। अफेक्ट करना मतलब किसी चीज पर प्रभाव डालना, है ना। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव, लेकिन अफेक्ट मतलब होता है किसी चीज पर प्रभाव डालना, तो ये गलत हो जाएगा। अपीयर्स टू अफेक्टेड, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आता है सिर्फ अफेक्ट आएगा, अफेक्टेड नहीं, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अपीयर्स टू अफेक्ट अ ग्रेट प्रोपोर्शन, ग्रेट नहीं, यहाँ पर ग्रेटर होगा कि ज्यादा प्रोपोर्शन को ये अफेक्ट करेगा। अपीयर्स टू अफेक्ट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, यस, सो सही आंसर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप। So let's check. A double-blinded phase 3 trial where some volunteers get the vaccine and some do not, and the rate of diseases, देखिए डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, इसे ट्रायल होगा, ये यहाँ पर ट्राई नहीं होगा, एक ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है, जिसमें कुछ वॉलंटियर्स मतलब जिन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए वैक्सीन की बात की जा रही, तो ऐसे लोग वॉलंटियर मतलब ऐसे लोग जिन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। सो सम वॉलंटियर गेट दी वैक्सीन, कुछ लोगों को वैक्सीन मिलती है एंड कुछ लोगों को ये जो है होती है वैक्सीन नहीं दी जाती। एंड जो रेट ऑफ डिसीज होता है बोथ द आर्म्स, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें दिया जा रहा है एंड ऐसे लोग जिन्हें नहीं दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है आर्म्स। इन्हें कंपेयर किया जाता है टू डिटरमाइन द वैक्सीन एबिलिटी, वैक्सीन की एबिलिटी को। ओके, सो यहाँ पर अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल होगा, ये ट्राई नहीं होगा, सो ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल व्हेन, अब व्हेन कब यूज किया जाता है, व्हेन जब हम टाइम डिनोट करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। एंड यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि ट्रायल, ऐसा ट्रायल जिसमें कुछ लोगों को दी जाएगी एंड कुछ लोगों को नहीं, तो यहाँ बात ट्रायल की जा रही है, सो यहाँ पर वेयर आएगा, व्हेन नहीं आएगा, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, अब देखिए यहाँ पर अ डबल ब्लाइंडेड, यस, डबल ब्लाइंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एपिडेमिक है, जैसे अभी कोरोना की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन लाने की बात की जा रही है, तो डबल ब्लाइंडेड ट्रायल मतलब होता है कि सपोज 10 लोग, 10 वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कि जिन पर ट्रायल किया जा रहा है, कि 10 लोग रेडी है कि यस ये कोरोना वैक्सीन आप हम लोगों पर ट्राई कर सकते हैं, तो 10 लोगों में से 5 लोगों को ओरिजिनल जो वैक्सीन निकाली गई है ना,
दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कुछ एक नाम है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सो वो दो वैक्सीन को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है दो कंपनीज को कि यस आप ये वैक्सीन आप मार्केट में उतार सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन देने की बात है, तो जो वॉलंटियर्स है जो रेडी है कि हम पर ये ट्रायल कर दीजिए, हम सबसे पहले लेने के लिए तैयार, तो ऐसे ये 10 लोग हैं। तो 5 को ओरिजिनल वैक्सीन दी जाएगी एंड 5 जो लोग होते हैं ना, 5 लोगों को ये ओरिजिनल वैक्सीन नहीं देते, कुछ ऐसा ही कुछ नॉर्मल चीज दे देते, है ना। और लेकिन उन्हें बताते नहीं है, उनसे कह देते कि हाँ आपको ये वैक्सीन दे दी गई है। एंड बाद में फिर देखते हैं कि जिन 5 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है एंड जिन 5 लोगों को नहीं दी गई है, उन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, वैक्सीन का अफेक्ट हो रहा है ही नहीं हो रहा है, या कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, मतलब कि कोई गलत या दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, इस तरीके से चेक किया जाता है। सो देखिए यहाँ पर अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल वेयर, यहाँ तक देखिए बिल्कुल सही है, डबल ब्लाइंडेड ही होता है ये टर्म। सो ये सही है बिल्कुल। अ डबल ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं ब्लाइंडेड ही होता है, ये गलत हो जाएगा। अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल्स, ट्रायल्स नहीं क्योंकि यहाँ पर अ है ना, एन अ मतलब एक, तो ये ट्रायल्स नहीं सिर्फ ट्रायल होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एंड आपने देखा बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करके दी होती है क्वेश्चंस में। सो यहाँ पर जो एरर होगा, सॉरी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप। So let's check the immediate trigger for the mob. Mob मतलब group of people said to have being methodical planned online via social media. मतलब बोला जा रहा है कि ये जो immediate trigger था किसके लिए, मॉब के लिए, ये कैसे प्लान किया गया था, मेथोडिकल प्लानिंग इसकी की गई थी, कैसे, वाया सोशल मीडिया के थ्रू इसकी प्लानिंग की गई थी। सो देखते हैं यहाँ पर, अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, सो ऑप्शन से चेक करते हैं। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द मॉब सेट टू हैव, अब देखिए हैव जब भी आता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो यहाँ पर देखेंगे ये तो गलत हो जाएगा, हैव के साथ बिन आएगा, हैव बिन। अब बोला जा रहा है प्लान की गई है एंड ये पास्ट फॉर्म है, एंड कोई चीज को प्लान करना एंड कुछ करना, कोई एक्शन वर्ड जिसका जो होता है वर्ब, है ना, एक्शन वर्ड मतलब क्रिया, मतलब कि वर्ब। अब प्लानिंग कैसे की गई, मेथोडिकल तरीके से। सो यहाँ पर ये एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन मेथोडिकल तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सो इट शुड बी मेथोडिकली, है ना। प्लानिंग कैसी, क्योंकि ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। तो प्लानिंग कैसी होगी, मेथोडिकली होगी, नॉट मेथोडिकल होगा। सो यहाँ पर ये भी गलत है। सो गिवन जो हाईलाइटेड पोर्शन है, हाईलाइटेड पार्ट है, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सेड टू हैव बिन मेथोडिकली, सेड टू हैव बीन मेथोडिकली प्लानिंग, प्लानिंग नहीं होगा, प्लान होगा यहाँ पर, कि कैसे प्लान किया गया था, मेथोडिकली प्लान किया गया था। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो ट्रिगर था ना मॉब के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ये मेथोडिकली प्लान किया गया था सोशल मीडिया के द्वारा, ऐसा। सो यहाँ देखते हैं, सेट टू हैव बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा, ये भी गलत हो जाता है। सेट टू हैव बीन प्लान्ड मेथोडिकली, अब यहाँ पर देखिए वर्ब को पहले लिख दिया एंड एडवर्ब को पहले, लेकिन हमेशा याद रखना है पहले यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगा एंड देन एडवर्ब आता है, पहले वर्ब आता है एंड उसे क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है ये पहले आता है। सो ये गलत हो जाएगा। सेट टू हैव बीन मेथोडिकली प्लान, यस ये बिल्कुल सही होगा। टू आया, हैव के साथ बीन आया, मेथोडिकली एडवर्ब है यहाँ पर एंड प्लान यहाँ पर वर्ब है। सो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 4 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रामेटिकल या आइडियोमेटिक एरर बतानी है, मतलब कि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड जो एरर होगा किसी एक पार्ट में ही होगा। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, एंड जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर, अगर किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, द आंसर इज ई।
एंड बोला जा रहा है इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अगर ऐसा कोई एरर है तो उसे एरर नहीं माना जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's check. Though the new variant, though मतलब होता है हालांकि, ये जो नया वेरिएंट है, does not cause increased disease severity, severity मतलब होता है सीरियसनेस, मतलब ये जो नया वेरिएशन है ये इतनी सीरियसनेस कॉज नहीं करता है, और मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब इससे डेथ भी नहीं होती है, ज्यादा सीरियसनेस भी नहीं होती है, बट अ सर्ज इन द केसेस, लेकिन केसेस जब बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक रूल है, जब भी आता है धो या जब भी आता है ऑल्दो, धो एंड ऑल्दो के साथ हमेशा जो कंजंक्शन आएगा वो येट होगा या तो होगा कॉमा। ठीक है, धो या ऑल्दो जब भी आता है जिसका मतलब होता है हालांकि, है ना, धो इसी का, ऑल्दो का ही निकनेम होता है, धो ऑल्दो दोनों का मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कि हालांकि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरीके से। सो हमेशा इसके साथ या तो येट आएगा कंजंक्शन, कभी भी इसके साथ एंड या कभी भी इसके साथ बट या कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता, या तो येट से आप दो सेंटेंस को डिफरेंशिएट मतलब सेपरेट कर सकते हो या तो कॉमा से। तो हमने देखा यहाँ पर बट आया, सो बट बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप धो या ऑल्दो के बाद या तो यहाँ कॉमा यूज कीजिए या तो येट, तो यहाँ एक कॉमा लगा देते। सो मोर्टेलिटी बट अ सर्ज इन द केसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैन लीड टू मोर डेथ। सो यहाँ पर जो एरर है ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप। सो लेट्स चेक गाइस, देर इज एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ है, दैट ये जो अर्लियर पहले वाला लॉकडाउन था, अब देखिए देर इज एविडेंस दैट क्या है, द अर्लियर पहले वाला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के लिए यहाँ पर ये द का यूज किया गया है, अर्लियर एडजेक्टिव का काम करेगा, लॉकडाउन नाउन है। कैसा था, वॉज इफेक्टिव, ये काफी इफेक्टिव था, प्रभावशाली था। कैसा, इन कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को कर्ब करना, है ना, किसी चीज को रेस्ट्रेन करना, रेस्ट्रेन मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, या जिसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में रेस्ट्रेन या कर्ब मतलब कंट्रोल करना। सो कंट्रोल करने में एक कंटेन मतलब होता है होल्ड करना, कह सकते हैं कंटेन मतलब, है ना। सो यहाँ पर ये वो कंटेन नहीं है, यहाँ पर कंटेन है जिसका मतलब होगा कर्ब करना या कंट्रोल करना। सो इन कंटेनिंग द, देखिए प्रिपोजिशन आया, प्रिपोजिशन के बाद ये जेरेंड आया है मतलब नाउन आया है। द प्रीवियस प्रीडोमिनेंट, अब द आया है मतलब कि नाउन आएगा, एंड ये नाउन किसके लिए, स्ट्रेन के लिए। स्ट्रेन मतलब हम जिसे कह सकते हैं ये बायोलॉजी का एक वर्ड है, जिस ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कहेंगे। सो ये ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन है तो प्रीडोमिनेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर प्रीडोमिनेंट कैसा, प्रीवियस वाला, पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, एंड एडजेक्टिव के पहले क्या यूज किया जाता है, एडवर्ब का यूज किया जाता है ना। तो नाउन वाले, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। तो स्ट्रेन मतलब यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं। सो ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, चीफ, मेन जिसे आप कह सकते हैं। सो ये प्रीडोमिनेंट है, एंड प्रीडोमिनेंट कैसा है, प्रीवियस है। तो प्रीवियस मतलब तो पहले वाला हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव है, गलत हो जाएगा, इट शुड बी प्रीवियसली, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब होना, एंड प्रीवियस का एडवर्ब फॉर्म प्रीवियसली होगा। तो हमने देखा जो एरर है ये बी पार्ट में है।
आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो चेक करते हैं. गवर्नमेंट्स शुड के बाद यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आगे देखते हैं. बोला जा रहा है कि नेचुरली बी फ्री. फ्री यहाँ पर बी के साथ यहाँ पर देखिए बी फ्री मतलब कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए. टू प्लान, प्लान करने के लिए टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आया है. यहाँ तक देखिए बिल्कुल सही है. नेचुरली बिल्कुल फ्री होनी चाहिए प्लानिंग करने के लिए. क्या? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. बिहाफ मतलब होता है ना के साइड से, बिहाफ पीपल के साइड से. विथ नो प्रायर बोला जा रहा है. विथ कैसे? नो प्रायर. प्रायर मतलब क्या होता है? पहले वाला या पहले से. विथ नो प्रायर रेस्ट्रेन. अब देखिए अभी हमने बात की इस वर्ड रेस्ट्रेन की. RESTRAIN रेस्ट्रेन. एंड ये रेस्ट्रेन होता है एक वर्ब. एंड अभी मैंने बोला जिसका मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना. कंट्रोल, कर्ब या किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना. सो यहाँ पर ये रेस्टेन एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है विद नो प्रायर. प्रायर मतलब पहले वाला, एंड प्रायर एक एडजेक्टिव है. एंड एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसके बारे में बताता है? अभी मैंने बताया था, जो कि नाउन के बारे में बताता है. एडजेक्टिव आया है मतलब कि इसके बाद नाउन आना चाहिए. एंड ये तो वर्ब हो गया, मतलब कि ये वर्ड यहाँ पर गलत है. ये सही वर्ड यहाँ पर क्या होगा? सही वर्ड यहाँ पर होगा रेस्ट्रेंट. एंड रेस्ट्रेंट का मतलब भी यही होता है, सेल्फ कंट्रोल, है ना. रेस्ट्रेंट का मतलब ही होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, या जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं. लिख देते हैं यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल, या सेल्फ रेस्ट्रेंट कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, या इसे आप कंट्रोल भी कह सकते हैं. लेकिन ये है क्या? ये नाउन है ना. रेस्ट्रेंट एक नाउन है, तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, एंड वर्ब के पहले नहीं. वर्ब के पहले कभी भी आपको एडजेक्टिव नहीं दिखेगा. अभी हमने देखा था वर्ब के पहले क्या आता है? हमेशा एडवर्ब आता है ना. तो यहाँ वर्ब के पहले तो एडजेक्टिव आया. ये एडजेक्टिव तो यहाँ तो ये वर्ड तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये रेस्ट्रेन नहीं, इट शुड बी रेस्ट्रेंट. रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल या कंट्रोल ही होता है. एंड रेस्ट्रेंट भी मतलब कंट्रोल, मतलब लेकिन ये रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करना, एंड कुछ करना मतलब कि वो क्रिया है, वर्ब है. एंड ये रेस्ट्रेंट मतलब सिर्फ कंट्रोल. ओके, सो एरर जो है ये सी पार्ट में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up, guys. One more minute. So let's check. With a national consensus,
अब अ आया है मतलब कि ये कंसेंसस क्या है, नाउन है। यहाँ पर कंसेंसस मतलब क्या होता है, सहमति, ये जिसे आप कह सकते हैं आम सहमति, सभी लोग जब सहमत होते हैं किसी चीज पर, तो ये सहमत कैसी है, पूरे राष्ट्र की, नेशनल है। नेशनल या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनेगा, कंसेंसस नाउन है। सो विथ मतलब एक आम सहमति के साथ, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सच अ कोलोजल, कोलोजल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। कोलोजल मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, जिसे आप जिगेंटिक कह सकते हैं, जिजेंटिक, या आप जिसे जायंट भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली, ये साइज में बहुत बड़ा। सो अ कोलोजल प्लान, प्लान यहाँ नाउन हो जाएगा, कोलोजल एडजेक्टिव है। अ किसके लिए, इस प्लान के लिए। माइट, एंड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये बी आया है। सो माइट बी अ क्राउनिंग अचीवमेंट, अचीवमेंट नाउन हो जाएगा, एंड क्राउनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। सो कैसी अचीवमेंट, जो कि क्राउनिंग है। क्राउनिंग अचीवमेंट क्या होता है, जो किसी भी एक्टिविटी का सबसे बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट होता है ना। किसी भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसका सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट और सबसे सक्सेसफुल पार्ट जो होता है, उसे हम कहते हैं क्राउनिंग। सो कैसी अचीवमेंट है क्राउनिंग, किस चीज की बात की जा रही है, फॉर द 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2020। सो ये जो 75 साल की जो इंडिपेंडेंस है, ये कब होने वाला है, 2021 में 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले इंडिपेंडेंस के। तो ये जो ईयर्स वर्ड है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इट शुड बी ईयर। 75th ईयर, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे ना, ये अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया इसलिए, लेकिन आप जब ऐसे देखेंगे 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तब आपको बिल्कुल सही में समझ में मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 75th ईयर होगा, ईयर्स नहीं होगा। 75th, ये फिफ्थ बोला है ना यहाँ पर, इसका क्या बताया, ऑर्डर बताया जा रहा है कि ये कौन सा 75वां साल है ना, 75वां साल है इंडिपेंडेंस का, कब, 2022 में। सो 75वां साल ना, साल बहुत सारे साल तो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखिए ऑर्डर बता रहा है 75th, TH लिखा हुआ है। So it should be year, not years. So error is in part D here. So thank you very much, guys. My name is Neelam. Thank you very much.